हफ्ते के आखिरी दिन एक बार फिर से भारतीय बाजारों की दमदार शुरुआत के हैं आसार, लेकिन बड़ा सवाल ये कि मजबूत खुलने के बाद पिछले 2 दिनों की तरह ऊपरी स्तरों से फिसलेंगे या आज संभल कर देंगे एक बेहतरीन क्लोजिंग। आइए करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की। स्वागत है आप सबका। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं नेहा आनंद। जिस तरह के मिले जुले से संकेत अंतर्राष्ट्रीय बाजार से हैं, अनिल सर से समझते हैं कि अब यहां से करना है तो आखिर क्या। सर गुड मॉर्निंग। सर कैसे ट्रिगर्स हैं, कहाँ रखें नजर? पहली चीज तो ये कि आप गुड मॉर्निंग कह सकते हैं। हाँ। संकेत काफी बेहतर है, इसीलिए मैंने गुड मॉर्निंग खराब तो बिल्कुल भी नहीं है। एटलीस्ट ये अच्छी बात है कि हम जितने कल 3:30 बजे खराब थे उससे ज्यादा खराब नहीं है। आइए जो संकेत है हमारे लिए आज के वो देख ले। इंपॉर्टेंट ये है अमेरिकी बाजारों में जैसे आप देखना चाहें वैसे देखें, लेकिन मैं ऐसे देख रहा हूँ कि निचले स्तरों से शानदार रिकवरी के बाद बंद हुए अमेरिकी बाजार। लगातार दूसरे दिन इसी तरह का ट्रेंड दिखा है। कच्चा तेल ये भी अमेरिकी बाजारों की तरह ही $95 तक फिसलने के बाद रिकवर होकर 99-100 के फेर में पड़ा हुआ है। डॉलर इंडेक्स एकमात्र यही चिंता की बात है जो 109 के पार निकलता हुआ दिखा, और इसी की वजह से कमोडिटीज में तेज गिरावट होती दिख रही है। अब आपको खुश होना है तो खुश हो लीजिए और दुखी होना तो दुखी हो। एसीसी के कमजोर नतीजे रहे हैं। देखना है कि सीमेंट सेक्टर पर पूरे पर दबाव बनता है या इसे सिर्फ एसीसी के नतीजों के तौर पर देखा जाएगा। वायदा कारोबार की 4 कंपनियां आज नतीजे पेश करेगी, उन पर भी रहेगी आज हमारी नजर। ओके, तो सर देखा जाए तो पूरा लोडेड दिन है, कहने को वीकेंड पर है, लेकिन हमारे पास कोई भी ट्रिगर्स की या कह सकते हैं संकेतों की कमी नहीं है। अरे बहुत है, जरूरत से ज्यादा। तो सर शुरुआत मेरे ख्याल से कमोडिटी मार्केट से ही कर लेते हैं, क्योंकि बहुत उठापटक लगातार 5वां दिन है सर, बहुत उठापटक दिख रही है। क्या करना चाहिए सर? सबसे बड़ा एक्शन वही है, और आप इसे पॉजिटिव साइड पर समझे तो पॉजिटिव है, नेगेटिव साइड पर समझे तो नेगेटिव है। क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ा मूविंग फैक्टर है दुनिया भर के लिए वो है डॉलर इंडेक्स। अगर डॉलर इंडेक्स फिर से मतलब फिर से क्या तो वापस से कई सालों बाद 20 सालों के बाद इन लेवल्स पर आपको दिखा है 109 के पार निकलने के बाद थोड़ा ठंडा जरूर हुआ है, लेकिन जब तक डॉलर इंडेक्स यानी कि डॉलर मजबूत होता दिखेगा, दूसरी कमोडिटीज और इक्विटीज के लिए थोड़ा सा मुश्किल समय होता है, क्योंकि डॉलर की मजबूती बाकी कमोडिटीज पर नेगेटिव असर डालती है। अच्छी बात यह है नया कि इक्विटी मार्केट थोड़े से उससे बचे हुए हैं, हाँ। जरूरत से ज़्यादा नहीं, लेकिन कमोडिटीज़ में जिस तरह की तेज़ गिरावट आई, चाहे वो आप कच्चे तेल में देखें, चाहे आप दूसरी खाने पीने की चीज़ों की जो कमोडिटीज़ हैं वो तेज़ी से घटी है। एक तरह से अच्छा है, हाँ। यही तो हम चाहते थे। इसी के लिए तो फेड लगा हुआ है, इसी के लिए तो दुनिया भर की सरकारें और दुनिया भर के सेंट्रल बैंक लगे हैं कि किसी न किसी तरह से कमोडिटीज़ के दाम कम आए। सोना 15 महीनों के निचले स्तरों पर सोचिए। आमतौर पर लोग ये सोचते हैं कि हाँ महंगाई के वक्त, ग्लोबली अनिश्चितता के वक्त सोना महंगा होता है, लेकिन इस बार उल्टा है। सारे कोरिलेशन खत्म हो गए, सब अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं। सो हमें क्या देखना है? हमें वो देखना है जो हमारे काम की चीज़ है। हमारे काम की चीज़ क्या है? हमारे काम की चीज़ ये कि अगर दुनिया भर में खाने पीने की चीज़ों की महंगाई कम होती है, दुनिया भर में मेटल्स की महंगाई कम होती है, दुनिया भर में दाम अगर कच्चे तेल के कम होते हैं, तो हमारे लिए ये अच्छा है, क्योंकि हमारे यहाँ महंगाई जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा काबू में है दूसरे देशों के मुकाबले में। जो कुछ काबू में नहीं है वो ग्लोबल इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है, जो हमारा बाहर से आ रहा है, और अगर बाहर इन्फ्लेशन कम होता है तो ये हमारे लिए बड़ी संतोष की बात है, राहत की बात है। अब कच्चे तेल पर स्पेसिफिकली जो हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है, आप देखिए जो लगातार हम कह रहे थे कि $95 से $100 सपोर्ट रेंज है, एग्जैक्टली $95 से कल घुमा है कच्चा तेल। ऊपर में $115 के आसपास जाते हैं, वहां पर आपको सप्लाई आती है, $110 के ऊपर से खराब होना शुरू होता है, और एग्जैक्टली $95 से $100 तो गिरने में भी वक्त नहीं लगाया, वापस 95 से 100 आने में भी वक्त नहीं लगाया। सो आई थिंक इसका पूरी कहानी जो है हमारे बाजारों की वो कच्चे तेल के आसपास है। जब तक कच्चा तेल आपके $100 के आसपास है, हमारे बाजारों को ज़्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तो हम सेफ हैं एक्चुअली। और बाकी कमोडिटीज़ जो मेटल्स, कॉपर, जिंक, वो जो भी है वो सब कम हो रहे हैं, एग्री कमोडिटीज़ कम हो रही है, तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा संकेत है जो कि दुनिया भर से हमें मिल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि कमोडिटी, हाँ ये ज़रूर है कि जिनकी कमोडिटीज़ में पोजीशन है या जो कमोडिटी स्टॉक्स हैं उनके लिए मुश्किल भरा वक्त है, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी और बाजार के लिहाज से देखें तो ये ठीक है। इसलिए यहाँ पर एक चीज़ और कहना चाहूँगा, मेटल्स को लेकर अब भी मेटल शेयर्स टच मी नॉट है। हाँ, हम लगातार मेटल्स पर बेरिश हैं, और हम काफ़ी समय से कह रहे हैं कि मेटल्स नहीं खरीदना है, नहीं लेना है। अभी भी मेटल्स नहीं लेना है। मतलब आपको हो सकता है बीच बीच में आपको खबरें आएंगी कि थोड़ा सा चाइना में स्टिमुलस की खबर आ रही है, हो सकता है कि हमारे यहाँ जो एक्सपोर्ट पर टैक्स लगाया है स्टील कंपनियों के लिए उसको रिव्यू किया जा सकता है। इन सब चक्करों में मत पड़िए। ठीक है। अल्टीमेटली मेटल शेयर तभी चलेंगे जब ग्लोबली मेटल्स के दाम बॉटम हो जाएंगे, और मेटल्स के दाम बॉटम हो गए
ये अभी कहना जल्दबाजी है। मेटल्स के दाम बॉटम सिर्फ दो ही कंडीशन में होंगे नेहा, और वो तब होंगे या तो रशिया और यूक्रेन लड़ना बंद कर दे, करेक्ट, ठीक है, या अमेरिका रिसेशन में चले जाए, और तीसरा ये हो सकता है कि चाइना की तरफ से वाकई में एक बड़ा और अच्छा स्टिमुलस पैकेज आ जाए। इन तीन में से क्या चीज़ पहले होती है यहाँ हो, वहाँ पर हम रिव्यू कर लेंगे। मेरा पॉइंट सिंपल है, जहाँ पर आज मेटल्स है, आप क्या वहाँ से 3 से 5% ऊपर खरीदने के लिए तैयार हैं, या फिर आप लेने के बाद 10 से 15% नीचे देखने को तैयार है? इस सवाल का जवाब आपके पास है, मेरे पास नहीं है, पॉइंट ऑफ व्यू है ना। सो इस सवाल का जवाब अगर आपके पास है कि मैं 5% ऊपर लेने में मुझे हर्ज नहीं, लेकिन मैं कंफर्म होकर लेना चाहता हूँ, ठीक है, इंतजार कीजिए। नहीं मैं तो ले लूँगा, 15% नीचे भी हुआ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तो भी ले लीजिए। नहीं तो मेरी राय है फिलहाल दूर रहें, आने दीजिए किसी एक ट्रिगर्स पर, तब लेंगे, अभी नहीं। पॉइंट है सर। करेंसी पर आपसे बात करनी थी। डॉलर इंडेक्स तो आपने बता दिया, लेकिन जो हमारा रुपया कमजोर हो रहा है, अब हम 80 के करीब पहुंच गए हैं सर, तो बहुत ड्रामेटिक जर्नी रही है हमारी, खासतौर से इस साल और जून के महीने से। अब क्या सर? मेरा टारगेट वर्स्ट के सिनेरियो में 82-83 का है। अच्छा। उससे ज़्यादा ख़राब नहीं दिखता, और हो सकता है वहाँ तक ना भी पहुँचे अगर कच्चा तेल $70-80 आ जाए तो। हाँ देखिए, आपकी इंपोर्ट की जो दो समस्याएं सबसे बड़ी, कच्चा तेल $20 $15 कम हो गया, दूसरा आपका गोल्ड आप देख लीजिए, करीबन 5-7% की कमजोरी गोल्ड में आ गई, ऊपर से आपने ड्यूटी और लगा दी। सो अच्छा ये ड्यूटी तो सिर्फ हमारे यहाँ लगी, ग्लोबली भी तो कमजोर हो ही गया ना सोना। सो आपके दो बिल तो ऑटोमेटिकली कमजोर हो रहे हैं वैल्यू टर्म्स में। अगर आप पहले जितने इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शंस और लगा दिया, एक्सपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शंस और लगा दिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, तो आई थिंक हमारा जो नो डाउट आज जो ट्रेड डेफिसिट का नंबर आया हाईएस्ट लेवल पर है, वो ठीक है। इस तरह के माहौल में ये मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये इससे ज़्यादा खराब होगा नहीं। खराब होने का एक ही डर है कि वापस से कच्चा तेल आपका 115-120 हो जाए, वो हमें नहीं पता, क्योंकि आजकल कच्चे तेल का ठीक अंदाजा लगाना भी मुश्किल काम है, किस खबर पर बढ़ेगा किस खबर पर घटेगा। तो करेंसी मार्केट का पूरा मूवमेंट है वो इसके साथ है। और कच्चे तेल को लेकर जो मेरा ये समझना था, 95 से $100 की रेंज में आया, ये शायद हो सकता है कि गल्फ कंट्रीज ने बाइडेन साहब का स्वागत करने के लिए कच्चे तेल को नीचे किया हो। वो आज सऊदी अरब और आज सऊदी अरब में है। सो आई थिंक एक बार जब वो अपनी यात्रा पूरी करके अमेरिका की तरफ निकलेंगे, कच्चा तेल फिर से ऊपर हो जाएगा। अच्छा। हाँ मतलब मुझे ये बताओ, वो वहाँ क्यों गए? कोई घूमने तो गए नहीं, कोई मतलब पर्यटन के हिसाब से नहीं गए, छुट्टी मनाने तो नहीं गए, करेक्ट, काम की बात करने गए। सही बात। अमेरिका सऊदी अरब में जाके क्या काम की बात करेगा कि भाई कच्चे तेल की सप्लाई बढ़ाओ, भाव कम करो, दुनिया भर में बड़ी तकलीफ हो रही है, जरा समझो, देखो उधर रशिया से प्रोडक्शन कम है, सप्लाई कम है, यूरोप के 2-4 देश उड़ जाएंगे, सब बर्बाद हो जाएंगे, रिसेशन आ जाएगा, तो आप किसको बेचोगे? सही बात है। यही सब बातें तो करनी है। बिल्कुल। और यही सब बात करने के लिए उनकी आवाज का टोन जो है $115 $120 पे अलग होगा, 95 और 100 पर अलग होगा। तो आइए सर, 95 तो हो गया ना, अब क्या है, आप क्यों इतनी चिंता कर रहे हैं? नीचे तो आ गया है। ये गए बाइडेन साहब वापस से फिर 110 115। करेक्ट, मतलब ये मेरा अंदाज है। हाँ। एक वो मानसिक स्थिति का मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। हम कच्चे तेल के विशेषज्ञ नहीं हैं, लेकिन हाँ कई सारी चीजें आपको कॉमन सेंस से समझ में आती है कि क्यों हो रहा है क्यों नहीं हो रहा। सो आई थिंक मेरे ख्याल से एक बार जैसे सऊदी अरब की यात्रा उनकी खत्म होगी, वापस से कच्चा तेल आपको थोड़ा 108 110 $115 की रेंज में एक बार जा सकता है, इसमें बड़ी बात नहीं। सो $95 के नीचे जाने पर ही मैं खुश होऊंगा अब, क्योंकि मेरी रेंज 95-100 की थी, वहां आ गया। मतलब इस हिसाब से मैं खुश हो सकता हूँ, जो रेंज नीचे की सोची थी वहां आ गया। लेकिन अल्टीमेटली जो लॉन्ग टर्म खुशी है, सस्टेनेबल खुशी है, 75 वाली है। हाँ वो 75-80 70-80 चाहिए, वो हो जाए तो फिर तो हम इक्विटी मार्केट में मतलब दबाकर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि हमारी एकमात्र रिस्क जो है ना हमारे मार्केट की, हमारी इकोनॉमी की, वो कच्चा तेल ही है। करेंसी का कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ता, लेकिन 80 हो जाए, 79 हो जाए, 81 हो जाए, उतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जितना फर्क आपको कच्चे तेल से पड़ता है, तो आई थिंक मेरे ख्याल से कच्चे तेल में भी ऑन द कॉन्ट्ररी अब मुझे यहाँ से इमीडिएटली ज़्यादा मंदी लग नहीं रही। शायद हो सकता है रिकवरी आ जाए अगले 1-2 दिनों में, तो थोड़ा सा देखते, इस पर भी फोकस रखना जरूरी है। अच्छा सर, आपने ग्लोबल क्यूज और करेंसी कमोडिटी तो बता दिया। कल सर जो हमने भारी उतार चढ़ाव देखा, वो क्या एक्सपायरी का ही नॉर्मल मूवमेंट था या कुछ अलग से हुआ है सर?
दोनों ही है एक्चुअली। एक्सपायरी का मूवमेंट भी और अमेरिका में किस तरह का ट्रेडिंग सेशन हो सकता है उसका अंदाजा भी। अच्छा। देखिए, पहली चीज तो है कि कल के सेशन में आपको एक क्रेडिट तो भारतीय बाजारों को देनी होगी कि हम बंद हो रहे तब भी ऑलरेडी डाउ फ्यूचर्स वगैरह अच्छे खासे नुकसान में थे। उसके बावजूद हमने आखिरी 1 घंटे में नीचे से 100 पॉइंट से ज्यादा की रिकवरी देखी। बिल्कुल सर। राइट, वो छोटी बात नहीं है। दूसरी बात है कि जैसा ट्रेडिंग सेशन हम दिखा रहे हैं कमोबेश वैसे ही अमेरिका में भी होता दिख रहा है। आप अमेरिका में भी देखिए, पिछले 2 दिनों से नीचे खुलकर डे हाई पर वो बंद होते हैं। ठीक है, ऐसा लगता है कि दो बड़े खराब दिन हो सकते थे। एक परसों जब 9% के ऊपर महंगाई आई तो गिरना होता तो बहुत बढ़िया दिन था। उस दिन बाइडेन साहब ने बचा लिया स्टेटमेंट देके, थैंक यू वेरी मच। मतलब पहली बार मैंने देखा राष्ट्रपति बनने के बाद उनका स्टेटमेंट, अच्छा स्टेटमेंट सही टाइम पे आया। सही टाइम पे आया, एग्जैक्टली। मतलब एकदम सही टाइम पे। मतलब मुझे कल परसों है ना एकदम उनमें ट्रम्प साहब की झलक दिखी। हाँ, ये है आदमी जो मार्केट नहीं गिरने देना चाहता है। एक ट्वीट करते थे और इधर से उधर सब हो जाता था। तो पहली बार बाइडेन साहब ने एकदम सही समय पे आके बोलते कि इन्फ्लेशन की डेटा गलत, खुद की सरकार दे रही लेकिन गलत, अब जो आएंगे उस पर फोकस करिए। यही तो चाहिए कंफर्ट, और उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। बात सही है, बात सही है सब। उसके बाद जब ये डेटा आए हैं उसके बाद से जो है इन्फ्लेशन के हर चीज पैरामीटर पर कमी आ रही है। सो आई थिंक 9.1 जो बाइडेन साहब भी मान रहे कि पीक आउट हो चुका है, हो गया। सो हमारी जो रिकवरी बनी वो वैसी की वैसी रिकवरी आप अमेरिका में भी देख रहे हैं। तो कुछ हद तक तो जाहिर सी बात है कि हमें यह अंदाजा था कि अमेरिका में किस तरह का सेशन होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि नेचुरली वीकली एक्सपायरी, और वीकली एक्सपायरी में आप है ना देखिए 16,250 16,275 से घटते पड़ते 15,850 पे आ गए। 15,800 850 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है ही आपके लिए, होल्ड कर रहे हैं। वो होल्ड करनी है। और मैं 16,200 से लगातार कह रहा हूँ कि ये अगर 15,800 तक का करेक्शन देता है, हेल्दी करेक्शन हो जाएगा। और उस वक्त जब 15,800 आए तब मेरा इंतजार मत करना कि मैं बोलूंगा, हो सकता है मैं ना भी बोलूं, क्योंकि उस समय मूड माहौल अलग होता है। लेकिन उस समय आपको एक काउंटर ट्रेड लेना होता है। कल का एग्जैक्टली लो 15,850 है। बैंक निफ्टी हम 34,400 34,550 की रेंज की बात करें, कल का लो एग्जैक्टली 34,550 है। करेक्ट, सोचिए। आपने कहा था उस लेवल को घूर घूर के देखते रहो, चिपक गया दिमाग में। कल हमारा स्टॉप लॉस था निफ्टी पर शॉर्ट साइड पर 16,075, इंट्राडे भी और क्लोजिंग भी। कल का हाई है 16,070। बात यह है कि मार्केट एकदम परफेक्ट लेवल को रेस्पेक्ट कर रहा है, और जब मार्केट लेवल को रेस्पेक्ट करे तो मार्केट को प्रेडिक्ट करना, अंदाज लगाना, डायरेक्शन का पता लगाना थोड़ा आसान काम है। सो मेरे ख्याल से ठीक है, एक्सपायरी निकल गई, हम हल्के हैं, कोई खास चिंता की बात नहीं है। 15,700 15,850 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, नहीं टूटने वाला आसानी से। 16,150 16,300 ऊपर अच्छी खासी रुकावट है, आसानी से पार नहीं करेंगे। इस रेंज में हम टाइम पास करेंगे। और इस रेंज में एक ही चीज मैं जो 2 हफ्ते से लगातार बोल रहा हूँ, जब आपको ऐसा लगेगा कि बाजार तो गया, वहां से घूम जाएगा, और जब लगेगा कि ये ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है, वहां से घूम जाएगा। सो ये हो रहा है 16,200 250 के आसपास। ऐसा लगता है कि अब तो ये 16,600 700 के पहले नहीं रुकेगा। 15,850 15,900 आता तो ऐसा लगता है कि ये तो नीचे जाने को रहा। तो ये 150 पॉइंट की रेंज हमें सपोर्ट देखनी, 15,700 15,850 यहाँ आराम से खरीदना है। मतलब गिरे तो शॉपिंग बैग तैयार रखिए, आराम से खरीदना है। और 150-300 की रेंज में प्रॉफिट बुक करना है। इसके पार कभी भी निकलेगा तो मेरा व्यू चेंज। 700 के नीचे गया मंदी, 300 के ऊपर आया और तेजी। ठीक है, क्लियर है? ओके। ये नई सीरीज के लिए जो वीकली सीरीज आज से शुरू हुई। ठीक है। और सर ये FIIs की जो वापस से हल्की फुल्की सही लेकिन खरीद लौटी है, कॉन्फिडेंस आ रहा है सर इससे? मतलब कल के सेशन में अगर आप गिरे हैं सुबह सुबह और बाद में रिकवर हुआ है, तो जो कुछ किया वो ट्रेडर्स, FIIs की बिकवाली है ही नहीं। वही मैं कह रही हूं, खरीदारी कैश मार्केट में, कैश मार्केट में चल 300 का ही खरीदा, 300 करोड़ ज्यादा नहीं होता, लेकिन 601 करोड़ के इंडेक्स बेचे, छोटा है। 475 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेचे, छोटा है। एक और चीज जो यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग है, जो ध्यान में रखने वाली बात है, और ये पॉइंट ट्रेडर्स के लिहाज से, इन्वेस्टर्स के लिहाज से, दोनों के लिहाज से बड़ा अहमियत वाला है। हमारी रिसर्च टीम इस पर थोड़ा और काम भी करेगी। मैं ऑन द बैक ऑफ एनवेलप जो मेरी कैलकुलेशन है वो बता रहा हूँ। गिरते हुए मार्केट में वॉल्यूम्स घट रहे हैं। अच्छा। हाँ, इंटरेस्ट कम हो रहा है। इसका मतलब क्या है? अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन है, उसने 15,200 देख लिया लाइफ में और तब तक नहीं बेचा, अब उसको नहीं बेचना है। सो बेचने के वक्त मार्केट जब नीचे आ रहा है, जब कमजोर हो रहा है, तो कम वॉल्यूम्स के साथ आ रहा है। ये अच्छा संकेत है। प्रॉब्लम कब है? जब गिरे और वॉल्यूम ज्यादा हो। इसका मतलब कोई एग्रेसिव सेलर है, बेच के जा रहा है। सही बात। हम कई बार होता है ना, तेजी का मार्केट होता है, तो तेजी के मार्केट में कहते हैं अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है। हाँ। अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट का क्या मतलब है? अगर बढ़ रहा है और भारी भरकम वॉल्यूम के साथ बढ़ रहा है, इसका मतलब कोई मजबूत आदमी खरीद रहा है, खरीदारी अच्छी है। अगर गिर रहा है, कम वॉल्यूम के साथ गिर रहा है, मतलब कोई कमजोर आदमी बेच रहा है मजबूरी में, जिसे संभल नहीं रही,
पैसे की जरूरत है, पैसे की जरूरत मतलब आपको हमको हो सकती है, फंड्स को पैसे की जरूरत मतलब रिडम्पशन हो सकता है, करेक्ट, वो बेच रहा है। सो आई थिंक एक जो बड़ी चीज होती दिख रही पिछले कुछ दिनों में बाजार में, वो डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम्स और बिकवाली का जो प्रेशर है वॉल्यूम के लिहाज से वो कम हो रहा है, वो बाजार के लिए अच्छा है। सो इन लेवल पे किसी को बेचने की हड़बड़ी जल्दबाजी नहीं है। जिनके पैनिक में पोजीशन कटनी थी वो कट गई, अब जिनको व्यू के हिसाब से बेचना था वो भी बेच चुके। व्यू तो 15,200 पे खराब था ना, 16,000 पे उतना थोड़ी खराब है, करेक्ट। सो मेरे ख्याल से अब बेचने की तरफ वॉल्यूम्स कम है, और यही वजह आप देखिए हर रोज मार्केट बार बार घूम के ऊपर आने की कोशिश करता है। सो आई थिंक हमें सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाना है, बहुत तेजी में ऐसा डांस नहीं करना है कूद कूद के, और बहुत मंदी हो जाए तो मुंह फुला के नहीं बैठ जाना। आइए मंदी होने दीजिए, मुझे लेना है, तेजी होने दीजिए, मुझे देना है, सिंपल, कॉशियस रहना है। ठीक है सर। सो सर इस लिहाज से फिर स्ट्रैटेजी, ग्लोबल संकेत आज न्यूट्रल है, एफआईएस के संकेत न्यूट्रल है। जरा एक ये स्क्रीन लाइए, आज पहली बार बड़े दिनों बाद 6 के 6 संकेत न्यूट्रल है। न्यूट्रल स्टैंस, हाँ न्यूट्रल, बहुत परफेक्ट मार्केट है। इसका मतलब ये है कि आपको एक परफेक्ट रेंज बाउंड मार्केट चाहिए, सही लेवल पे लेने का, सही लेवल पे देने का। टुकड़ों में लीजिए, टुकड़ों में दीजिए। ये 6 के 6 इंडिकेटर आज न्यूट्रल है। बहुत कम बार ऐसा होता है 6 के 6 इंडिकेटर एक जैसा दिखा है। क्लियर है। निफ्टी पर सपोर्ट जोन 15,800 15,850 कली वाला है। इसके नीचे 15,650 675 15,750 स्ट्रॉन्ग खरीदारी की जगह जो आएगी नहीं। हायर साइड पर 16,050 16,150 हल्की फुल्की रुकावट की जगह, पार निकल के टिके तो 16,200 250 ये आपके लिए प्रॉफिट बुकिंग करने की जगह बनेगी, जहां पर आपको फोकस करना है। बैंक निफ्टी 34,400 34,550 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है दिन के लिए। इसके नीचे जाएंगे नहीं, खाली नोट करके रख लीजिए। 34,275 34,325 50 पॉइंट का छोटा सा सपोर्ट जोन है, ये आपके लिए। ऊपरी स्तरों पर 34,825 34,925 हल्की फुल्की रुकावट की जगह, यहां तक पहुंचने की कोशिश आज बैंक निफ्टी करेगा। इसके पार निकल कर टिके तो 35,025 35,125 प्रॉफिट बुकिंग करने की जगह बनेगी आपके लिए। ये निफ्टी और बैंक निफ्टी बड़े सपोर्ट जोन। ठीक है सर, आज के क्या सर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बैंड्स होंगे सर दिन के? देखिए हम बंद हुए यहाँ 15,938 पर, करेक्ट। इसके ठीक नीचे 15,900 15,850 और 15,800 तीन विजिबल सपोर्ट है 50-50 पॉइंट के गैप पे। इसके नीचे वैसे संभावना कम है, नोट करके रखना, ठीक है। 15,775 750 725 और 700, बस ठीक है। ये आपके निफ्टी के सपोर्ट हो गए 700 से लेकर 850 की रेंज में, ठीक है। ऊपर आइए 16,000 से शुरू करते हैं। अच्छा। पहली आपकी रुकावट की लेवल 15,975 16,000 और 16,025 ये तीन छोटे लेवल है। 16,050 16,100 मीडियम लेवल है। 16,125 150 और 16,210 तक के लेवल ऊपर की तरफ बनते हैं। तो मतलब बेसिकली है ना 15,700 से 15,850 हर 25 पॉइंट पर सपोर्ट है, ठीक है। और ऊपर 15,975 से 16,150 हर 25 पॉइंट पर रुकावट है। सो मतलब आप इतना टाइम पास कर रहे हैं इस रेंज में, तो लेवल जल्दी जल्दी छोटे छोटे निकलने लगता है। तो बाइट साइज मूवमेंट मिल भी रहा है, ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आप खाएंगे अपच हो जाएगा। एग्जैक्टली, ठीक है। अब आइए बैंक निफ्टी। आप बंद हुए 34,650 पे, 34,550 34,400 और 34,325 ये लेवल्स हैं जो विजिबल हैं। इसके नीचे की संभावना कम है, नोट करके रखना, ठीक है। 34,275 34,150 और 34,000 ये आपके लिए बैंक निफ्टी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हो गया। ऊपर कितना जा सकते हैं? 34,650 से बंद हुए, वहां से 34,750 825 925 तीन छोटे विजिबल लेवल है। मीडियम लेवल्स 34,975 35,025 का, बड़े लेवल 35,125 35,250 के हैं। ऊपर 35,550 तक के बनते हैं लेकिन फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है, आज के लिए इतना काफी है। ठीक है सर। सर एफआईआई लॉन्ग पोजीशन सर और पीसीआर इंडेक्स की घटकर 17% आ गई है, कंफर्टेबल है। होंगे तो बेचेंगे, नहीं होंगे तो क्या बेचेंगे। देखो जैसे जैसे कम होती जा रही, बेचना कम कर रहे हैं। सो इंडेक्स एफआईआई की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन आजकल तो अब मुझे उल्टा लगने लगा है कि जितनी कम रहे उतना बढ़िया है। अच्छा। होती तो बेचने का डर रहता है। हाँ, करेक्ट, सही बात है। तो अब इन लेवल पे ज्यादा एफआईआई बेचेंगे, इसकी संभावना कम है। पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा बढ़कर आए, एक्सपायरी के एडजस्टमेंट की वजह से कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। और विक्स आपका हल्का फुल्का घटा है 1%, ये भी ठीक है। ओके सर, अब जरा बता दीजिए निफ्टी बैंक निफ्टी एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस क्या किया जाए सर? 15,800 यही आपका स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ, और डे ट्रेडर्स के लिए भी और क्लोजिंग भी। अगर डे ट्रेडर्स को छोटा रखना है तो 15,850 कल का लो का रखें। मेरे ख्याल से 15,800 ज़्यादा सेफ है, बेहतर है। क्लोजिंग और इंट्राडे दोनों 15,800 रख लीजिए, ठीक है। अब आइए शॉर्ट बैंक निफ्टी। इंट्राडे कल के लो के नीचे 34,500 का, 34,550 का कल आपने लो बनाया, 34,500 का रख लीजिए। क्लोजिंग 34,300 का। अगर आपकी रिस्क लेने की ताकत है, थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, तो दोनों को 34,300 लगाना चाहिए। अच्छा, जो 1% का हो गया 34,650 से 34,300, 1% 350 पॉइंट नीचे अगर आप कर सकते हैं। लेकिन लगता है ना मुझे इतना बड़ा नहीं रखना,
तो 34,500 ठीक है। हाँ, व्हाई टू टेक रिस्क सेफ शॉर्ट साइड में, ठीक डिपेंड करता है कि सबके अपना अपना व्यू है। हाँ, वो बात भी कोई सही, खतरनाक कहाँ कौन खिलाड़ी कहाँ खड़ा है। किसी को आज तूफानी करना है फ्राइडे। हाँ, तो हम कौन है डिसाइड करने वाला। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, मैं तो नया सिंपल है, जहाँ मुझे पक्का यही रहेगा, इसमें छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, तो मैं बोल देता हूँ, इसमें आप बदलाव नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ फ्रीडम देनी दे देते हैं, यहाँ आप चाहो तो अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन क्लोजिंग वाला यही रहेगा। पॉइंट क्लोजिंग 34,300 रहेगा, ये नहीं हटेगा। 34,500 रखना है, 34,300 इंट्राडे रखना है, आपकी मर्जी पर। सर एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशन निफ्टी बैंक शॉर्ट पोजीशन पे कल जो 16,075 का था, हाँ, कल 16,070 का ही बनाया, इंट्राडे क्लोजिंग सेम ही रखा था, आज भी सेम, ठीक है, नहीं बदलेंगे। ओके, काम किया कल का लेवल, तो वो कहते हैं विनिंग कॉम्बिनेशन को जनरली डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए क्रिकेट में। विनिंग कॉम्बिनेशन, ठीक है। बैंक निफ्टी सर, ये क्रिकेट और विनिंग कॉम्बिनेशन क्यों याद आ गया, बहुत ही खराब मैच था कल। मतलब ऐसे कैसे हारते हैं, जीतते भी ऐसे, वो बिल्कुल ये मतलब अनप्रेडिक्टेबल टाइप हो गया है, जीतना भी वन साइड, 100 रन से हारना। चलो आपने नहीं देखा ना, नहीं सर, हाँ, आपकी इवनिंग खराब नहीं हाँ। बढ़िया है, कुछ कभी कभी कुछ नहीं करना भी अच्छा होता है। हाँ। तो 16,075 ये इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों पर है, ठीक है। क्लोजिंग बेसिस पे कल हमने 16,225 रखा था, बहुत दूर हो जाएगा अब, इसलिए छोटा स्टॉप तो 16,075 का रख सकते हैं, ठीक है। मीडियम किसी को क्लोजिंग बेसिस पे लगाना है तो 16,150 का लगा सकते हैं, बड़ा किसी को क्लोजिंग बेसिस पे लगाना है तो 16,225 का लगा सकते हैं। अच्छा। 3 ऑप्शन दे रहा हूँ, मेरे हिसाब से 16,075 काफी है, ठीक है, सफिशिएंट है। बैंक निफ्टी स्टॉप लॉस इंट्राडे 34,850 का है, जिसको बड़ा रखना है 35,000 का भी, मीडियम रखना है 35,000 का, बड़ा रखना है 35,150 का इंट्राडे के लिए, ठीक है। क्लोजिंग पे 35,150 है, इसके नीचे नहीं है। अगर आपको छोटा रखना है तो इंट्राडे क्लोजिंग दोनों 34,850 को, बड़ा रखना है तो 35,150, आपको छूट है जैसे आप करना चाहें। अच्छा। इसमें स्टॉप लॉस अपनी रिस्क के हिसाब से, क्योंकि कौन किस लेवल का शॉर्ट है, कोई 35,000 प्लस का शॉर्ट है तो वो बड़ा रख सकता है, कोई 34,800 पे ही शॉर्ट हुआ है तो फिर उसको ज़्यादा रिस्क रखनी नहीं, ये आपके लिए स्टॉप लॉस। ठीक है सर, ये एग्जिस्टिंग पोजीशंस तो हो गई लॉन्ग शॉर्ट साइड में, अब सर नई पोजीशंस निफ्टी बैंक निफ्टी खरीदना है निफ्टी, एक तो ये है जो आपकी पसंद की रेंज मिल जाए, जो कल भी दी थी हमने, तो कल इसी रेंज से घुमा है, एग्जैक्टली 15,858 का लो है, आज फिर मिल जाए ले ही लेना है, ठीक है। फिर से इन्विटेशन नहीं दूंगा, एक बार दे दिया है, बार बार नहीं दूंगा, याद करके रख लिए, 4 दिन से लगातार ये रेंज दे रहा हूँ, किस रेंज में आने पर लेना है। जी सर, कल मिला भी मौका, लिया तो 100-125 पॉइंट तुरंत मिल गए, आज गैप मिल रहा है, राइट। सो 15,800-850 में लेना है, 15,700 का स्टॉप लॉस होगा आपका, ठीक है। टारगेट जो बनेंगे 15,925, 975, 16,003 छोटे टारगेट, 16,025, 16,075 मीडियम टारगेट, 16,100, 16,135 के फाइनल टारगेट के लिए, अगर आप 800-850 की रेंज में खरीदते हैं तो। अब आइए एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए, इंतजार इतना नहीं करना, आप सीधा 15,800 के स्टॉप लॉस से खरीद लीजिए, माफ कीजिएगा 15,850 के स्टॉप लॉस से, कल के लो पे स्टॉप लॉस लगा के खरीद दीजिए। अगर कल का लो नहीं टूटता तो आपके खरीदने का मौका है। टारगेट जो बनेंगे 16,000, 16,025, 16,050 3 छोटे टारगेट है, 16,100, 135 मीडियम टारगेट, 16,175 से 16,200 तक के बड़े टारगेट के लिए, बाद में हुआ तो 16,275 तक के टारगेट बाद में देखेंगे, 200 भी आ जाए तो बहुत हो गया, हम तो ज़्यादा लालची है नहीं, इतने भी बढ़ गए 200-250 पॉइंट निफ्टी बढ़ जाए तो उसमें बहुत खुश हो जाएंगे। आजकल 250 पॉइंट किसको कहते हैं, कहाँ मिलता है। तो ये आपके लिए एग्रेसिव ट्रेडर्स के तौर पर खरीदारी करने की राय, ये ज़्यादा एक्शनेबल ट्रेड नज़र आता है। तो हमें सिंपल क्या करना है, जितना कम गैप से खुले उतना खरीदने का मौका जल्दी होगा, गैप से खुलने के बाद तो फिर देखेंगे क्या करना है। ठीक है, ठीक है, ये तो आप कॉन्स्टेंटली बोलते भी रहे हैं। मैं एक्चुअली है ना, वो मुझे लगता है कभी कभी वो 7 बजे जो मैं आपको बुलेटिन में फोनर देता हूँ वो मुझे बंद कर देना चाहिए। तो उसके बाद है ना बहुत मुंह आने लगता है, अगर मैं समझो ऐसे आपका 70-80 पॉइंट नीचे है, मुझे लगता है कि जितना गैप से खुले उतना जल्दी मौका होगा। वो 7 बजे से चालू होता है, फिर 9 बजे तक जब तक खुलता है तब तक सारी रिकवरी होकर और ग्रीन हो जाए, 50 नीचे होता है वो 50 ऊपर हो जाता है, वैसा हाल सही बात है। तो कर दे बंद। नहीं ओके चलिए, अच्छा, सेल की रेंज सेल करने की राय है निफ्टी में, ऊपर में 16,125 से 16,200 की रेंज में, वहाँ पर आए तो बिकवाली कीजिए। थोड़ा दूर का है लेवल, 200 पॉइंट ऊपर का है, अब आए ना आए। बहुत एग्रेसिव ट्रेडर तो 16,050-75 के आसपास सोच सकते हैं, लेकिन मैं इतना अभी इस वक्त बेचने में जल्दबाजी में नहीं, क्योंकि आपने ऊपर की रेंज टेस्ट की, नीचे की रेंज टेस्ट की, आने दे, एक बार थोड़ा वेट करें, हड़बड़ी में ना बेचे। तो 16,125, 16,200 ज़्यादा सेफ जगह है, 16,300 का स्टॉप लॉस होगा,
टारगेट जो बनेंगे नेहा 16,075, 16,050, 16,025 तीन छोटे टारगेट, 15,975, 15,925 मीडियम टारगेट, 15,900, 850 और 800 के फाइनल टारगेट के लिए करनी है ऊपर में आपको बिक वाली भी। ठीक है सर। ये नई पोजीशंस तो निफ्टी की हो गई, अब बैंक निफ्टी के बारे में सर। एक तो तरीका ये है कि बैंक निफ्टी आपको खरीदना है 34,400, 34,550 की रेंज में, यानी आज बंद हुए आप 34,650, 250, 300 पॉइंट नीचे मिले तो ले ही लेना है। ठीक है, 34,300 तक लेना है। इनफैक्ट इसको है ना, रेंज को है ना 34,300, 34,550 कर दो, 325 तक भी आए ना कोई टेंशन नहीं है। मतलब टुकड़ों में 550 पे ले लीजिए, 400 पे ले लीजिए, 325 आए तो और ले लीजिए। तो 34,300, 34,550 की रेंज में खरीदना है। स्टॉप लॉस 34,250 का होगा। ठीक है, जो टारगेट बनेंगे आपके 34,650, 750 दो छोटे टारगेट हैं, 825, 925 मीडियम टारगेट है, 975 और 35,025 बड़े टारगेट। तो इसकी रेंज को थोड़ा सा ठीक कर लिए, 34,325 से 34,550 इस रेंज में खरीदिए। 300 या 325 जो भी रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ये तो अब ड्रीम सिचुएशन है कि नीचे आएगा तो नहीं आया तो एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए जो बढ़िया एक्शनेबल ट्रेड है वो नोट करिए। आपको स्टॉप लॉस कल के लो के नीचे लगाना है और वो होगा 34,500 का। सिंपल, 34,750, 850, 825 और 925 तीन छोटे टारगेट हैं। 975, 35,025 मीडियम टारगेट, 35,125 और 35,250 के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में करनी है आपको खरीदारी, ये आपके लिए लेवल। ठीक है सर। सेल साइड सर? सेल साइड में थोड़ा सा इशू है, कहाँ बेचे हैं। जैसे बैंक निफ्टी में मैंने कहा ना कि जल्दी नहीं, निफ्टी में कहा ना जल्दी नहीं, 35,125 के ऊपर ही बेचेंगे। बैंक निफ्टी में भी आप ऑनेस्टली मुझे पूछे तो मुझे ना 35,250 के नीचे बेचने का मन नहीं है। अच्छा। हाँ, लेकिन अब 35,250 यहाँ से बहुत दूर हो जाता है, यानी 350 और 250, 600 पॉइंट दूर हो जाता है। हाँ, 600 पॉइंट जैसी तेजी तो आज दिखती नहीं। ऐसा तो कुछ नहीं कि 600 पॉइंट बढ़ जाए, करेक्ट। सो फिर हमें बेचने के थोड़ा नीचे देखना पड़ेगा। 35,000, 35,150 रेंज है जहाँ पर आप बेचने का सोचें। 25 पॉइंट का आप डिसीजन आप ले लें। 34,975 पे भी बेच सकते हैं, 35,025 पे थोड़ा बेच सकते हैं, 35,125, 50 पे थोड़ा बेच सकते हैं। तो 2-3 टुकड़ों में बेचें, लेकिन स्टॉप लॉस थोड़ा दूर का है और स्ट्रिक्ट यही लगाना है 35,350 का। ठीक है सर। टारगेट जो बनेंगे 34,925, 34,825 और 750 तीन छोटे टारगेट, 34,650, 550 मीडियम टारगेट, 34,400 और 34,325 के बड़े टारगेट के लिए करनी है बिक वाले। तो बेचना का है उसके लिए हम थोड़ा डायनेमिक डिसीजन लेंगे। डाउ फ्यूचर्स को देख के, रुपए को देख के, कच्चे तेल को देख के, हमारे मार्केट को देख के उस समय डिसाइड करेंगे। बेचना ऊपर में पक्का है, लेवल थोड़ा सा एंट्री पॉइंट जो बेचने का वो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आगे। ठीक है सर। एफआईआईस के बारे में आपने बता दिया था, एफएनओ सर यहाँ पर आपकी कमेंट्री चाहिए सर। देखिए, एफएनओ में एक ही लेवल इंपॉर्टेंट है 16,000 का। 16,000 के कॉल ऑप्शन पर 37 लाख शेयर हैं, वो पार करके टिकेंगे तो थोड़ा मजबूत होंगे। 16,000 के नीचे तो हल्के फुल्के कमजोर है। मेक और ब्रेक लेवल 16,000 है। बैंक निफ्टी के लेवल्स कोई खास है नहीं, आज सीरीज की शुरुआत है, बहुत ही छोटे हैं जो मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ। ओके, चलिए, तो सर ने हमें बता दिया कि क्या है ट्रिगर्स, कहाँ रखनी है नजर, कौन से अहम इवेंट्स हैं जहां पर हमारी नजर रहेगी, एंड ऑफ कोर्स निफ्टी बैंक निफ्टी किन किन स्तरों पर जहां जहां आप खड़े हैं आपको क्या यहां से रणनीति अपनानी है। लेकिन हमारी रिसर्च टीम अब हो गई है हमारे साथ शामिल, और चलिए कुशल, अरमान, आशीष, ओके सभी आ चुके हैं। ओके, चलिए, गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। अटेंडेंस ले लो सर अब दिख रहे नया टीचर सर, कुशल, यस मैम। नहीं, यहाँ से दिख नहीं रहे थे कुशल के पीछे, मैंने सोचा चेक कर लूं। ओके, तो सब जुड़ चुके हैं हमारे साथ। कुशल, आपके साथ शुरुआत करेंगे। ट्रिगर्स और नतीजे तो भरमार है पूरे। बिल्कुल, नतीजे जो है अब उनकी संख्या बढ़ती हुई नज़र आ रही है नेहा। और यहाँ पर सबसे पहले तो F&O स्पेस से जो कंपनियाँ आज अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगी वहाँ पर फोकस रखिए आप। फेडरल बैंक, GSPL, LTTS और साथ ही ओबुरे रियल्टी के नंबर्स आएंगे। कैश स्पेस से AB मनी, जजडायल, केसोराम पर भी नजर रखिए। वोडाफोन आइडिया भी फोकस में रहेगा। प्रोमोटर्स को प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने पर आज EGM होने वाली है, तो यहाँ से क्या फैसला निकल कर आता है ये देखना काफ़ी अहम रहेगा। MRPL, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म मीट करने के लिए यहाँ पर शेयर जारी करने पर भी कंपनी विचार कर सकती है, तो यहाँ पर देखना होगा कि फाइनली कितना ये स्टेक रिड्यूस करते हैं। मसालों में ऑप्शन ट्रेडिंग आज से शुरू होती हुई दिखेगी NCDX पर, तो यहाँ पर भी फोकस रहेगा। और मार्क्सन्स फार्मा, इसका जो बाईबैक है आज से शुरू होगा। कुल मिलाकर 60 करोड़ का ये कुल बाईबैक है और प्राइस 60 रुपये ही रखी गई है। एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा UTI AMC का काउंटर। और साथ ही ग्लोबल इवेंट के लिहाज से तो जो बाइडेन सऊदी अरबिया जाएंगे, तो यहाँ पर क्या फैसला निकल कर आता है ये भी काफ़ी हमारे रेडार पर रहेगा।
पोस्ट मार्केट नंबर्स आए हैं एसीसी के, बेहद खराब दिख रहे हैं। इनफैक्ट कंपनी का जो मुनाफा है 222 करोड़ पर आता हुआ दिखा है, लगभग 58% का कट यहाँ पर आया। हमारा अनुमान 323 करोड़ का था, मतलब गिरने का ही था अनुमान, पर उसके मुकाबले रिलेटिवली ज़्यादा गिरते हुए नजर आ रहे हैं। मार्जिन्स 22.5% से गिरकर 9.5% पर आए हैं। हमारा अनुमान 13.5% का था, तो अनुमान से बेहद कमजोर नतीजे एसीसी के आते हुए दिख रहे हैं। एल&टी इन्फोटेक, यहाँ पर नंबर्स बेटर देन एस्टिमेट्स आए हैं। इनफैक्ट मार्जिन्स के लिहाज से 16% के मार्जिन्स कंपनी ने क्लॉक इन किए हैं, हमारा अनुमान 15.1% का था। साथ ही आप देखिए कंपनी का जो मुनाफा है वो भी 0.5% ही गिरा है, हमारा अनुमान 7-8% के गिरने का था मुनाफे के लिहाज से। कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में रेवेन्यू ग्रोथ 2.9% पर आई है। एंड सबसे सरप्राइजिंग फैक्टर तो अट्रेशन रेट आता हुआ दिखा है, 24% पिछले तिमाही में था, इस बारी 23.8%। औसतन सभी आईटी कंपनियों की करीबन 1 से 1.5% अट्रेशन रेट बढ़ते हुए दिखे हैं, उसके मुकाबले यहाँ पर अट्रेशन रेट घटता हुआ आया है। तो एल&टी इन्फोटेक पर इस वजह से नजर रखनी है। कैश स्पेस से 3 कंपनियां, एंजल वन नंबर्स आय के लिहाज से 45% बढ़ी है, कामकाजी मुनाफा 47%, मार्जिन्स ऑलमोस्ट फ्लैट रहे हैं 37.5% पर, और साथ ही कंपनी का मुनाफा भी 50% बढ़ा है। तो हर एक फ्रंट पर एंजल वन ने अच्छा प्रदर्शन किया है। टाटा इलेक्साई के भी नंबर्स अच्छे हैं, मार्जिन्स 32.8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 32.5% से बढ़कर प्रॉफिटेबिलिटी में 15% का उछाल दिखा गया। और अंत में टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स, यहाँ पर कमजोरी है। एबिटा घाटा 67 करोड़ का है, मुनाफा 520 करोड़ का था, और अगर आपको एबिटा ओवरऑल बॉटम लाइन देखेंगे तो प्रॉफिट 331 करोड़ का था, उसके मुकाबले 331 करोड़ का घाटा आ गया है। तो मुनाफे से घाटा इक्वल अमाउंट में होता हुआ दिख रहा है टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स में। ओके, तो काफी सारे ट्रिगर्स, काफी सारे नंबर्स और पूरा विश्लेषण कुशल ने हमारे सामने रख दिया। इसी बीच आपको बता दें कि कुछ ही समय में एलआईसी का मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़ेगा, ये भी सुर्खियों में है, और एलआईसी के एमडी राजकुमार जी, उनसे हम करेंगे मुलाकात चंद मिनटों में। लेकिन चलिए, अरमान हमारे साथ बने हुए हैं। अरमान, जरा बताइए आपकी स्टॉक्स एंड न्यूज की लिस्ट क्या कहती है? जी बिल्कुल, सबसे पहले ध्यान रखिएगा बीईएमएल पर, क्योंकि कंपनी को जो एक मोटर और ट्रेलर को सप्लाई के लिए लगभग 260 करोड़ का एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। बोरोसिल रिन्यूएबल, काफ़ी सारी खबरें हैं। एक तो बोर्ड ने 11,000 जुटाने की मंजूरी दे दी है, उसी के साथ साथ जो गुजरात के भरूच में जो उनका तीसरा फर्नेस SG3 था, उसको शुरू होने में देरी होगी, और उस देरी के चलते जो टोटल लागत है, जो टोटल खर्चा है, वो 600 करोड़ से बढ़कर 688 करोड़ हो गया है। और एक और जो उनका एक और नया प्रोजेक्ट था SG4, उसकी क्षमता को उन्होंने बढ़ाने के लिए बताया है, और वो जो क्षमता बढ़ा रहे हैं वो 550 TPD से बढ़ाकर 1100 करने वाले हैं, और उसका जो कुल खर्च है स्वाभाविक है वो भी बढ़ जाएगा, तो 650 करोड़ से बढ़कर 1400 करोड़ होता हुआ दिखा है। वेदांता पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि 19 जुलाई को जो बोर्ड की बैठक में डिविडेंड पर विचार किया जाएगा, और रिकॉर्ड डेट 27 जुलाई तय की गई है। सिप्ला पर ध्यान रखिएगा, जिसमें कंपनी की जो सब्सिडरी है सिप्ला हेल्थ लिमिटेड ने एंड्योरा मास का है जो उसका अधिग्रहण कर लिया है। और अंत में एक ब्लॉक डील है जिसमें नियोजन केमिकल लिमिटेड है, जिसमें प्लूटस वेल्थ ने 1.25 लाख शेयर लगभग 1300 के भाव पर ओपन मार्केट से खरीदे हैं। ओके, तो ये है सारी खबरों वाली शेयर। थोड़ी देर में हम आपके सामने ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी रखेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त है न्यूज़ पर यूज सेगमेंट का। और आज हमारे साथ देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों में से एक एलआईसी का टॉप मैनेजमेंट हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहा है। आइए स्वागत करते हैं राजकुमार साहब का, जो कि एलआईसी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। राजकुमार साहब, बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद जी बिजनेस से साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो कल देर शाम जो आपने घोषणा की है एलआईसी के एम्बेडेड वैल्यू की, उसी पर सवाल लेना चाहता हूं, क्योंकि करोड़ों इन्वेस्टर्स हैं पूरे देश भर में एलआईसी के। पहली बार आपने एम्बेडेड वैल्यू का ऐलान किया है। एक बार पहले हमारे दर्शकों को ये समझाएं एम्बेडेड वैल्यू होती क्या है और क्या मायने हैं इसके, और जो इन्वेस्टर्स आपकी कंपनी में हैं उनके लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। नमस्कार सिंघवी जी। नमस्कार। आपने प्रश्न पूछा कि एम्बेडेड वैल्यू क्या होती है। एम्बेडेड वैल्यू किस एलआईसी के लिए या किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के लिए जो शेयर होल्डर का इंटरेस्ट होता है उसको ये रिप्रेजेंट करती है। तो जो हमारा बिजनेस है, जो हम नया बिजनेस लिखते हैं उसकी वैल्यू क्या है, और जो पुराना बिजनेस हमारी बुक्स के अंदर है उसमें शेयर होल्डर का इंटरेस्ट क्या है, और जो हमारी शेयर होल्डर ने कंट्रीब्यूट किया है हमारे कैपिटल में, ये सब मिलाकर शेयर होल्डर का इंटरेस्ट निकलता है। तो इसकी जो महत्वता ये है कि आने वाले समय में जो अनवाइंडिंग होगी हमारा टोटल बिजनेस का, उसमें शेयर होल्डर को कितना प्रॉफिट आ सकता है आने वाले समय में, इसकी महत्वता ये रहती है। परफेक्ट। तो सर, जो मेरे पास डेटा है, सितंबर 2021 में लगभग 5400 के आसपास थी ये एम्बेडेड वैल्यू, मैं बिलियंस में बता रहा हूँ। दिसंबर 21 में भी यही थी, और
अब आपने जो ऐलान किया है मार्च का वो है 5,415 के आसपास। ये बताएं सर कि फिर इस लिहाज से पूरे साल भर के लिए किस तरह का अंदाज हो सकता है, इसके बारे में क्या आप आउटलुक दे सकते हैं? सिंघवी जी, मैं आपको बता दूं कि जो एम्बेडेड वैल्यू है वो मार्च 22 में 5,41,000 करोड़ से ज़्यादा है, जो कि मार्च 21 में 95,605 करोड़ थी। इसका जो बदलाव आया है उसका एक मेन जो रीज़न है वो ये है कि हमारे पास पहले एक ही फंड हुआ करता था, लाइफ फंड, और जैसे LIC एक्ट में बदलाव आए उसके अनुसार जो सेक्शन 24 में चेंज आया कि हम अभी हमें पार और नॉन पार दो अलग फंड करने हैं। तो जो फंड का बाइफर्केशन हुआ उसका इम्पैक्ट जो है वो मेजर कंट्रीब्यूटर है एम्बेडेड वैल्यू को बढ़ाने के लिए, जिसकी वैल्यू जो 31 मार्च में 3,74,000 करोड़ से ज़्यादा है। तो 5,41,000 करोड़ ये है आंकड़ा आपके लिए मार्च 2022 का एम्बेडेड वैल्यू का, बढ़कर आता हुआ थोड़ा और। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, एक और जो बड़ा आंकड़ा होता है जिसका आपने भी अभी जिक्र किया, VNB, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस, और ये बड़ा तेज़ी से बढ़ा है। इस आंकड़े में हम देख रहे हैं कि जो 9.25% के आसपास था शुरुआती चौथी तिमाही में, और अब ये लगभग बढ़कर 15% के आसपास पहुंचा है। तो इतना बड़ा जंप, क्या वजह रही है सर इसकी? सिंघवी जी, दो चीज़ें होती हैं, एक तो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस होता है और दूसरा मार्जिन होता है। जो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस है वो 4,167 करोड़ से बढ़कर 7,619 करोड़ हो गया है। ये प्रोडक्ट मिक्स के ऊपर निर्भर करता है कि किस तरीके की पॉलिसीज़ हम मार्केट में बेच रहे हैं, और उसके कारण जो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस है वो उसमें बढ़ोतरी होकर 7,619 करोड़ हो गया है। और उसका सीधा इम्पैक्ट जो है बिजनेस का, प्रोडक्ट मिक्स का, उसके ऊपर मार्जिन के ऊपर भी आता है। तो मार्जिन जो है वो 15.1% हो गया है, जो पहले पिछले साल मार्च में 9.9% था। इसका एक मेन कारण ये है कि जो हमारा नॉन पार बिजनेस है उसमें ग्रॉस लेवल पर अभी जो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन है वो 103% से भी ज़्यादा हो गया है, जो पिछले साल 82% के थोड़ा ज़्यादा था। और इसी तरीके से जो हमारा ग्रुप बिजनेस है उसमें भी ग्रॉस लेवल पर 11.5% से बढ़कर ये 19.02% हो गया। तो ये दो बड़े मेजर कंट्रीब्यूटर हैं। इसी तरीके से जो हमारा पार बिजनेस है जो जिसमें हम बहुत डोमिनेंट हैं, उसका भी जो मार्जिन है वो 11% से लगभग बढ़कर 13.55% हो गया है। तो हर लाइन ऑफ बिजनेस के अंदर बढ़ोतरी हुई है, और इसी कारण से जो ओवरऑल है वो लगभग 4.6% की वृद्धि, 4.2% की वृद्धि जो है उससे ज़्यादा दिख रही है। राजकुमार साहब, ये बात सही है कि ये वाले जो नंबर्स आए बड़े मजबूत हैं, दमदार हैं, लेकिन जब LIC का IPO आया था तब भी और हमेशा लोग कंपेयर करते हैं VNB मार्जिन्स को प्राइवेट प्लेयर्स के साथ में, जहाँ 25 से 28% उनके मार्जिन रहते हैं। अब आप 15% तक तो पहुंच चुके हैं। क्या ये कंपैरिजन सही है? नहीं तो किस लेवल तक LIC के VNB मार्जिन पहुंच सकते हैं, ये बताएं सही। सिंघवी जी, जो VNB मार्जिन है वो प्रोडक्ट मिक्स के ऊपर भी बहुत हद तक निर्भर करता है। जी। LIC एक बहुत पुरानी संस्था है, 65 साल पुरानी संस्था है, और पिछले तकरीबन 10-15 साल से जो डोमिनेंस है हमारे प्रोडक्ट मिक्स की वो पार बिजनेस की तरफ ज़्यादा रही है, जिसमें मार्जिन कंपैरेटिवली कम होते हैं। तो हमने रोड शोज़ में भी ये बात की थी कि हमारा फोकस आने वाले समय के अंदर अपने प्रोडक्ट मिक्स को बदलने के लिए रहेगा, और हम ये कोशिश करेंगे कि आने वाले समय के अंदर हम जो मार्केट के अंदर मार्जिन्स हैं उस लेवल तक हम पहुँचें। बहुत ही बढ़िया। अच्छा सर, वैसे तो आपके लिए ये कहना असंभव ही है, और वो बता भी नहीं पाएंगे कि चूँकि आपका IPO आया है, IPO में काफ़ी इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया है भरोसे के साथ, LIC पर भरोसा भी है, आपके नाम की बड़ी क्रेडिबिलिटी भी है, लेकिन स्टॉक का इशू प्राइस से 20 से 25% नीचे ट्रेड कर रहा है। वो समझना चाहते हैं कि अगले 2-3 साल 5 साल को लेकर LIC का क्या आउटलुक है। शेयर वो होल्ड कर रहे हैं, तो एक बार आउटलुक समझना चाहते हैं, कंपनी के बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं कि कब उनकी वेल्थ बनेगी, कब उनको अच्छा पैसा कमाने को मिलेगा, जरा उसके बारे में एक गाइडेंस दें सर। सिंघवी जी, जो कंपनी की जो एम्बेडेड वैल्यू है वो एक इंडिकेटर रहता है। फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट देना बड़ा मुश्किल बात है। उसका कारण ये है कि मार्केट फोर्सेस शेयर प्राइस को भी डिटरमिन करती हैं।
जब बियर मार्केट होगी तो बियर्स ऑपरेटर्स जो हैं वो ऑपरेट करते हैं और बुल मार्केट में बुल ऑपरेटर्स ऑपरेट करते हैं और वो मार्केट प्राइस को डिटरमिन करते हैं। लेकिन शेयर होल्डर को जो कंपनी की टोटल स्ट्रेंथ है या उसकी जो एग्जिस्टिंग बिजनेस का जो हमारे फाइनेंशियल उनके सामने है, उसको देखकर इसकी फ्यूचर के बारे में स्वयं निर्णय लेना चाहिए। और हम अपनी तरफ से तो यही कोशिश करेंगे और कर भी रहे हैं कि जैसे कि ये दिखा भी है कि आने वाले समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू अपने शेयर होल्डर के लिए क्रिएट करेंगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल उम्मीद है, और हम ये उम्मीद भी करते हैं कि जल्दी से जो इन्वेस्टर्स LIC के IPO में पैसा लगाकर बैठे हैं उनको बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस आगे और देखने को मिलेगी। राजकुमार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज सुबह सुबह समय देने के लिए और LIC के सारे डेटा पर और आगे के आउटलुक पर हमारे दर्शकों से बात करने के लिए। धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। थैंक यू सर। तो राजकुमार साहब जो बताते हुए LIC के एम्बेडेड वैल्यू के बारे में 5,41,000 करोड़ रुपए, ये है LIC के चौथी तिमाही में एम्बेडेड वैल्यू का आंकड़ा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शेयर होल्डर्स के लिए कितनी वैल्यू इस कंपनी में है, जिसके दम पर आप धीमे धीमे कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट आंकड़ा जो आया है जो काफ़ी ज़बरदस्त है, VNB मार्जिन्स, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस, ये दो चीज़ें देखी जाती है और दोनों ही फ्रंट पर LIC के कल देर शाम जो डेटा है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। जनरली आमतौर पर जो प्राइवेट कंपनियां हैं, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां हैं, HDFC, ICICI जैसी, उनके 25 से 28% रहते हैं मार्जिन। LIC के 9%, 9.25% है, 15% आए, बड़ा जंप आया। देखते हैं आज LIC के स्टॉक पर क्या कुछ एक्शन होता है। आइए एक्शन को बढ़ाते हैं आगे और वक्त है FIR का। तैयार है आशीष हमारे साथ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर। आशीष, पहले तो रिजल्ट्स वाली बताइए। सर, दो रिजल्ट्स आए थे। ACC यहाँ पर सिटी की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, लेकिन जो लक्ष्य है वो 2,720 से घटाकर 2,460 रुपए कर दिया है। कह रहे कि इनके अनुमान के मुताबिक नतीजे नहीं थे, इनका लागत खर्च बढ़ा, इसका एक असर है। जेफरीज ने भी जो है खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, लक्ष्य काटा है। गोल्डमैन सैक्स ने भी न्यूट्रल की रेटिंग दी है, लक्ष्य को घटाया है। तो काफी हद तक अगर आप देखें तो ACC पर टारगेट कट्स ही आते हुए नजर आए। L&T इन्फोटेक, यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है और मॉर्गन स्टैनली जो है सभी IT स्टॉक्स के ऊपर बेरिश है फिलहाल। अभी भी इन्होंने जो है रेटिंग को तो अपग्रेड किया है, लेकिन जो लक्ष्य है उसमें काफी कटौती है। 5,500 से घटाकर सीधा 3,900 कर दिया, 3,874 की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि कमेंट्री इनकी ठीक ठाक है, मार्जिन के दम पर और रेवेन्यू दोनों के हिसाब से जो है नतीजे बढ़िया है। JP मॉर्गन ने अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य 3,500 से बढ़ाकर 3,600 कर दिया है, हालांकि करंट मार्केट प्राइस के नीचे का लक्ष्य दे रहे हैं। वहीं जेफरीज ने अगर आप देखें तो अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 3,420 के लक्ष्य के लिए। ओके, और रिजल्ट्स के अलावा सर बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, चुनिंदा आपके अच्छी वाली बताओ। अच्छी तो कम है सर, डाउनग्रेड ही है। मॉर्गन स्टैनली क्योंकि IT स्टॉक्स के ऊपर बहुत ज्यादा बेरिश हो गए हैं। विप्रो पर भी देखिए इन्होंने रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है और लक्ष्य 640 से घटाकर सीधा 355। हो सकता है कि आप करंट मार्केट प्राइस के अनुसार एडजस्ट कर रहे हैं। इन्फोसिस पर भी देखें तो ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 1970 से घटाकर 1535 कर दिया है। TCS पर भी सिमिलर केस है, यहाँ पर भी टारगेट कट किया है। HCL टेक पर भी अगर आप देखें तो इन्होंने डाउनग्रेड किया है और लक्ष्य 1,300 से घटाकर 810 कर दिया, 903 की क्लोजिंग है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ऑटो स्टॉक्स पर भी नजर रखिएगा, क्योंकि मारुति पर मैक्वारी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य 9,110 से बढ़ाकर 9,605 कर दिया है। M&M पर भी आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है और टारगेट इन्होंने थोड़ा सा बढ़ाया है। अशोक लेलैंड पर भी सिमिलरली देखें तो रेटिंग को डाउनग्रेड किया है, लेकिन जो लक्ष्य है वो 147 से बढ़ाकर 160 कर दिया है। और अंत में देखें तो टाटा मोटर्स, यहाँ पर मैक्वारी आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हैं, लक्ष्य 491 से बढ़ाकर 508 कर दिया। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, टाटा एलेक्सी, JP मॉर्गन 3700 का टारगेट। सही, मैंने कंसिडर ही नहीं किया। 7800 का भाव है, 3700 का टारगेट। 3700 का टारगेट। वाह, मुलाकात करके आओ एक बार JP मॉर्गन से, समझ में तो आए क्या हो रहा है दुनिया में। आइए बढ़ते आगे और अब वक्त है मुलाकात करने का सभी एक्सपर्ट से। पिक ऑफ द डे। आप सभी को सुप्रभात। बंसल जी शुरुआत करें, अगर नोट आए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने LIC का इंटरव्यू भी किया, ऑलरेडी लेट चल रहे हैं। अगर आप नहीं पिक देना चाहे तो हमें चलेगा। नहीं, सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात नेहा। देखिए अनिल जी, कोई नोटा नहीं है। अनिल जी आपको थोड़ा समय एक्स्ट्रा लूंगा, पिक ऑफ द डे तो दूंगा अनिल जी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अपडेट है जी। और अनिल जी अपडेट ये है, कल देर रात्रि मैंने और कुणाल जी ने अनिल जी कनॉट प्लेस का भ्रमण किया था
और हमने अनिल जी साइट भी सिलेक्ट कर ली है जहां पर एक बड़ा स्क्रीन चलेगा जी बिजनेस पर, जहां पे लोग आपको हमको सुन पाएंगे। अरे वाह। तो अनिल जी एवरीथिंग इज अप्रूव्ड, बस आपकी वेट हो रही है। एक बार आप अनिल जी दिल्ली का प्रोग्राम बनाएं और साइट को अप्रूव करें। क्या बात, मतलब कि आपकी वेट हो रही है, तो आप पता है अनिल जी अवार्ड लेने के लिए तो आप ट्रेवल करते ही हैं, तो साइट सिलेक्शन के अप्रूवल के लिए कब आ रहे हैं दिल्ली आप? बिल्कुल सर, अब आपने बोल दिया, इतनी अच्छी बात बोली, जल्दी कार्यक्रम बनाया जाएगा। आज तो मतलब दिल खुश कर दिया आपने सुबह सुबह। धन्यवाद बंसल जी, जल्दी से बनाते हैं प्रोग्राम। बताएं सर, पिक ऑफ द डे। देखिए अनिल जी काम पूरा करा है, ये मत सोचिएगा कि पुराने स्टॉक दे रहा हूं, क्योंकि मुझे तो यही मारुति, डॉक्टर रेड्डी, पीवीआर, गोदरेज प्रॉपर्टीज अच्छे लग रहे हैं, तो इनमें से एक उठा लाया हूं अनिल जी। मारुति कल डेज हाइस के अराउंड क्लोजिंग हुई थी 8455, 8455 का स्टॉप लॉस लगाना है, 8725, 8725 के लिए मारुति मेरा पिक ऑफ द डे है। आज तो वैसे भी आप कुछ भी करो, मैं आपको कुछ बोलूंगा नहीं, चिंता मत कीजिए। आपने सुबह सुबह अच्छी खबर बता दी, तो उसके बाद सब कुछ माफ है, कोई टेंशन ही नहीं है। आइए कुणाल जी, सुप्रभात, बताएं सर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात नेहा। अनिल जी देखिए खरीदारी की राय है और इसको बिल्कुल भी सोबत का असर न समझा जाए। अनिल जी खरीदारी की राय है, खरीदना है यूबीएल यानी कि यूनाइटेड ब्रूवरीज, जिसके चार्ट पर हमने कल बड़ा अच्छा ब्रेकआउट देखा था और कल बाजार में हम कमजोरी देख रहे थे, बावजूद उसके ये स्टॉक डे हाई पर बंद हुआ, तो यूबीएल को बाय करके चलने की राय है। यहां पर 1620 रुपए पर 1620 पर स्टॉप लॉस रखें, 1677 और 1700 से ₹1 कम 1699 दूसरा टारगेट होगा। तो हम आपको फेस वैल्यू पे ले लेते हैं और मान लेते हैं कि संगत का असर नहीं है, लेकिन अगर बंसल जी ने कल कहा है कि कल देर शाम आप देर रात कनॉट प्लेस में घूम रहे थे, तो फिर इस बार तो बार बार आप ऐसा करेंगे, एक दिन पहले कनॉट प्लेस में घूमने जाएं, दूसरे दिन यूबीएल देर, फिर कहे संगत का असर नहीं, तो ये माना नहीं जाएगा। आज तो ठीक है, एक्सेप्टेड है, आगे के लिए ध्यान रखें। हिमांशु जी सुप्रभात, बताएं सर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात नेहा, सुप्रभात सभी को। अनिल जी पिक ऑफ द डे है अदानी एंटरप्राइजेज, इसमें मैंने कल क्लोजिंग के समय भी एक कॉल दी थी। यहाँ पर खरीदारी करके चलना है। 2383 रुपए के स्पॉट लेवल्स के आसपास का क्लोज है। 2440 2450 तक के टारगेट्स यहाँ पर आज के सेशन में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। 2365 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ अदानी एंटरप्राइजेज मेरी तरफ से पिक ऑफ द डे। ओके, यहाँ पर करें खरीदारी अदानी एंटरप्राइजेज। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी पिक ऑफ द डे के तौर पे कोटक बैंक को सिलेक्ट किया है। कोटक बैंक के अंदर कल एक अच्छा मोमेंटम था, इनफैक्ट लास्ट 2-3 दिनों से एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है। तो 1760 1770 के आसपास कोटक बैंक में लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करके चलने का सलाह रहेगा। 1740 का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं वो है 1800 रुपए से लेके 1820 रुपए तक के टारगेट कोटक बैंक में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो कोटक बैंक में खरीदारी करें, आज और अगले हफ्ते में एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ कोटक बैंक में देखने को मिलना चाहिए। ओके, तो ये है आपकी पसंद का शेयर। वो अगले साहब भी हमारे साथ हैं तैयार। गुड मॉर्निंग सर, आपका पिक ऑफ द डे। अनिल जी गुड मॉर्निंग, नेहा जी गुड मॉर्निंग। मेरा भी पिक ऑफ द डे अडानी एंटरप्राइजेस ही है। Okay. कल आखिरी 1 घंटे में जो मोमेंटम दिखा है, मुझे लगता है आज ये मूव कंटिन्यू होनी चाहिए। 2383 का क्लोज है, 2358 का मेरा स्टॉप लॉस होगा, लगभग 1% की रिस्क होगी और टारगेट 2430 जो मुझे लगता है आज के दिन में ही आना चाहिए। परफेक्ट। अविनाश जी गुड मॉर्निंग सर, बताएं आपकी पसंद का शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग नेहा। अनिल जी हमको एफएमसीजी स्पेस में गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि कंपनी का जो पहले तिमाही का रिजल्ट्स आएगा, यहाँ पे हो सकता है कि मार्जिन्स थोड़ा सा दबाव में रहे, लेकिन अगले क्वार्टर से जो पाम ऑयल के प्राइसेस कम हो गए हैं, इसका डेफिनेटली पॉजिटिव इम्पैक्ट कंपनी पे आना चाहिए। यहाँ पे हमको लग रहा है कि जो अंडर परफॉर्मेंस हमने एफएमसीजी सेक्टर में देखा है, वो डेफिनेटली आउट परफॉर्मेंस में बदलने की पॉसिबिलिटी है। अच्छा मनसून अगर आता है तो यहाँ पे भी वॉल्यूम ग्रोथ के लिए जगह है। तो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स अगर कोई साल भर के लिए रखता है तो करीबन 950-960 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। और दूसरी कंपनी अनिल जी जो ऑटो कंपोनेंट स्पेस में चर्चा में है, वो भारत फौज है। इनफैक्ट कमर्शियल व्हीकल्स, क्लास 8 ट्रक्स में तो वॉल्यूम अच्छा हो ही रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसे रिपोर्ट सुनने में आ रहे हैं कि गवर्नमेंट बहुत ही जल्द $3 बिलियन का जो ड्रोन का डील है वो फाइनलाइज करेगी और वो ऐसे इजराइल कंपनी के साथ करेगी जहाँ पे कल्याणी ग्रुप यानी भारत फौज की सब्सिडरी भी काम करती है। तो ये डील जैसे ही फाइनल होगी, मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी अपसाइड आने की पॉसिबिलिटी है और ये कम से कम मल्टी ईयर डील रहेगी। कम से कम अगले 2-3 साल के लिए ड्रोन्स आर्मी को सप्लाई किए जाएंगे। तो यहाँ पे जरूर नजर रखें और मुझे लग रहा है कि फेयर वैल्यू करीबन 770-775 निकलती है अगले 6 से 12 महीने के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए
भारत फोर्ज और गोदरेज कंज्यूमर दो स्टॉक है जहां पर खरीदारी करने की राय। एक और स्टॉक है जिस पर अविनाश जी आपकी राय लेनी है और वो है L&T इन्फोटेक। कल बाजार बंद होने के वक्त लगभग बंद होते होते नतीजे आए। नतीजे हर एक पैरामीटर पर अच्छे नजर आ रहे हैं, रिजल्ट तो ठीक दिख रहे हैं, आपकी रिकमेंडेशन लिस्ट में हमेशा रहा है। बताएं सर कैसे लगे रिजल्ट और स्टॉक कैसा रिएक्ट करेगा आज? नहीं, आई थिंक नंबर्स डेफिनेटली उम्मीद से काफ़ी अच्छे थे। इनफैक्ट उम्मीद से इसलिए अच्छे थे क्योंकि मार्केट्स में अनुमान था कि नंबर्स काफ़ी खराब आएंगे। एक ही नेगेटिव बात है अनिल जी यहाँ पे कि एट्रिशन लेवल अभी भी काफ़ी बड़ा है, करीबन 23% के ऊपर है। तो ये डेफिनेटली एक बात ऐसी है कि जो आईटी कंपनीज को आने वाले क्वार्टर में भी थोड़ा सा तकलीफ देगी। होपफुली हमको लग रहा है कि सेकंड हाफ ऑफ FY23 से ये एट्रिशन का जो मसला है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेवल्स कम हो जाएंगे और ये बात मार्केट को काफ़ी पसंद आएगी। तो आज तो डेफिनेटली स्टॉक एक रेंज बाउंड में रहेगा, लेकिन हमको लग रहा है कि आने वाले 3-4 महीने में अगर ये डेवलपमेंट एट्रिशन पे होता है तो इसमें अच्छी री-रेटिंग देखने को मिलेगी और ये अच्छा पोर्टफोलियो स्टॉक है, ऊपरी लेवल से काफी टूट चुका है। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि कोई भी गिरावट अगर आती है तो उसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। L&T इन्फोटेक की रेंज क्या रह सकती है, ये जरा हिमांशु जी चार्ट पर आप तैयार कीजिए। तब तक अविनाश जी से एक और नतीजे पर राय ले लेता हूं और वो है ACC के। बेहद कमजोर नतीजे नजर आ रहे हैं। ये नतीजे सिर्फ ACC के समझे जाए या सारी सीमेंट कंपनियों का यही हाल रहेगा? और बताएं सर क्या करना है? आई थिंक ACC के जो नंबर्स आए थे मेरे ख्याल से उम्मीद के बराबर ही थे और मुझे लग रहा है यही हाल आपको शायद सारी बड़ी सीमेंट कंपनीज में देखने को मिलेगा। देखिए अनिल जी, पहली बात तो रॉ मटेरियल कॉस्ट काफ़ी बड़े हैं, कोल की कीमतें बढ़ी है, पेटकोक का भी भाव काफ़ी बढ़ा है और इसका ऑब्वियसली इम्पैक्ट इनके कामकाजी मुनाफे पे हुआ है। मुझे लग रहा है कि मानसून के बाद दैट इज सितंबर के क्वार्टर के बाद ही आपको अच्छी खासी अपसाइड देखने को मिलेगी। दूसरा क्वार्टर भी हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ी कमजोरी देखने को मिले क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ भी थोड़ा सा ढीला है और ऊपर से कॉस्ट बढ़े। तो मेरे ख्याल से सीमेंट कंपनीज में फ्रेश निवेश अभी फिलहाल करना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। हालांकि निचले लेवल से और थोड़ा गिरने की पॉसिबिलिटी है ACC के लिए क्योंकि ये नंबर्स बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रुकिए, मैं समझता हूँ कि और नीचे के लेवल पे आने के बाद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सोच सकते हैं, बट नॉट एट द करंट लेवल्स। परफेक्ट, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त। अच्छा, L&T इन्फोटेक चार्ट्स आप देख रहे थे, हिमांशु जी बताइए। जी अनिल जी, देखिए अनिल जी ऑलरेडी बहुत भारी करेक्शन स्टॉक में आ चुकी है। जनवरी 22 में 7000 के लेवल से स्टॉक 3800 रुपए आ चुका है। ऑलमोस्ट 50% की करेक्शन स्टॉक में देखने को मिली है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड अभी भी कमजोर है अनिल जी और इमीडिएट सपोर्ट जो है वो 3800 3780 का है। जब तक ये स्टॉक इसको होल्ड करता है हो सकता है यहाँ पर एक साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिले जहां पर 3800 और 4200 ये एक रेंज उभर कर आ सकती है। फिलहाल अनिल जी चार्ट पर कोई ट्रेंड रिवर्सल के संकेत तो नहीं है, तो फ्रेश खरीदारी की राय अभी नहीं है। और एक वर्ड ऑफ कॉशन ये है कि अगर आईटी में यहाँ से और गिरावट बढ़ती है और ये 3800 रुपए के नीचे भी निकलता है स्टॉक, तो हो सकता है आने वाले समय में 3200 3300 जो कि इसके लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स हैं वो टेस्ट करता हुआ स्टॉक नजर आ सकता है, जहां पर इस पर खरीदारी की सलाह है। तो 3800 के नीचे खराब और किसके ऊपर अच्छा हो जाएगा? 4200 रुपए के ऊपर। 4200, अच्छा, नीचे का तो 75 रुपए दिया, ऊपर का जो 225, बहुत ना इंसाफी है। अली तब तक सेल ऑन राइज ही है एक्चुअली। ओके, सेल ऑन राइज है तब तक। ये राय आपके लिए L&T इन्फोटेक में। सिमित जी तो अभी है नहीं शो पे, तो आप ही बताइए, टाटा एलेक्सी के चार्ट देखकर नतीजे बड़े दमदार दिख रहे हैं इसके, हर एक पैरामीटर पर रिजल्ट बहुत ही शानदार है। बढ़ेगा स्टॉक? अनिल जी चार्ट भी एक तेजी के ट्रेंड में है। तेजी के ट्रेंड के बाद ऊपरी लेवल पे थोड़ा सा साइडवेज हुआ है, तो स्टॉक का जो इमीडिएट सपोर्ट है चार्ट्स के ऊपर वो नीचे में 7500 7600 के पास बनेगा, तो ये सपोर्ट लेवल्स है। एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चले और ऊपर में जैसे ही स्टॉक के अंदर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट आएगा 8000 का, तो उसके बाद स्टॉक में मोमेंटम और बनेगा और फिर ऊपर में 8300 से लेके 8400 तक के लेवल टाटा एलेक्सी में देखने को मिल सकते हैं। तो पोजीशंस होल्ड करें, कोई भी डिप आता है 100 रुपए का तो खरीदारी करें। 8000 से 8300 तक के टारगेट जल्दी टाटा एलेक्सी में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। ओके, 8000 8300 तक की तैयारी, 7800 पर बंद हुआ है। स्टॉक मजबूत रहना चाहिए। नंबर्स आए हैं बेहद दमदार, तिमाही दर तिमाही शानदार परफॉर्मेंस आती हुई टाटा एलेक्स की। आज का सबसे बढ़िया रिजल्ट एक तरह से कह सकते हैं तो वही है टाटा एलेक्सी।